जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का भौतिक स्वरूप बताने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी का भौतिक स्वरूप देखिए, भारत को कितने हिस्सों में या कितने विभाजन में इसको किया गया है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इधर जो आप देखिएगा, इधर तो इधर आपको मिलेगा पठारी भाग, और इधर पठारी भाग है तो इसी का नाम है पामीर का पठार। कौन पठार है दोस्तों? तो यह है पामीर का पठार। तो इधर जो आप जो देख रहे हैं इसी का नाम है पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहते हैं। तो पामीर पठार ये है, और इसे क्या कहते हैं? पामीर का पठार। पामीर पठार को क्या बोलते हैं? विश्व का छत, क्योंकि छत के ढलैया जैसा ये नजर आएगा। जिस तरह से छत आता है उसकी ढलैया जैसा नजर आएगा, छत की ढलैया जैसा यानी ढल जैसा। तो छत की ढलाई जैसा नजर आएगा, उसको बोलते हैं विश्व की छत, पामीर का पठार। और पामीर का जो पठार है, इसका एक भाग ऐसे आया है और एक भाग यहां टूट के ऐसे गया है। तो टूटा हुआ भाग को इसको क्या कहते हैं? तो ये वाला को हम लोग बोलते हैं हिंदू कुश, और इसको बोलते हैं सुलेमान पर्वत। तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदू कुश बोलते हैं। इसको हिंदू कुश बोलते हैं और इनको बोलते हैं सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत। तो पामीर पठार का ये क्या है? पर्वत श्रृंखला है। पामीर पठार का पर्वत श्रृंखला है, जिनको हम हिंदू कुश बोलते हैं, और इसके नीचे सुलेमान पर्वत कहते हैं। और इसी हिंदू कुश सुलेमान पर्वत के बीच वाला जो घाटी है, यही नाम है खैबर दर्रा। तो बार बार हम आप लोग को पढ़ाते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर मध्य एशिया से आएगा तो ये खैबर दर्रा से सीधा एंट्री मारेगा। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आर्यन हो, चाहे शक हो, चाहे कुषाण हो, सब व्यक्ति खैबर दर्रा को पार करके भारत गया। तो आपको पता चल गया कि हिंदू कुश सुलेमान हिमालय का भाग नहीं है। हिंदू कुश सुलेमान पामीर पठार का भाग है। हिमालय में ये मारिएगा तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। हिमालय की चोटी नहीं है, ना ही हिमालय का भाग है। तो हिंदू कुश सुलेमान पर्वत पामीर के पठार का एक पार्ट है, और इसका दूसरा पार्ट यहां से लेकर इधर चल गया, तो इनका दूसरा पार्ट यहां से शुरू होगा, और ये है हमारा काराकोरम। क्या नाम बोले इनको? काराकोरम। तो इधर जो गया है एक काराकोरम है, इसके नीचे फिर से आया है, इसका नाम है लद्दाख। और फिर इसके नीचे गया है, उसको बोलते हैं जास्कर। तो देखिए काराकोरम, ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर से बोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ध्यान दीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पामीर का सेकंड पिलर है। जैसे कोई पुल होता है, तब पुल में 3 पिलर होता है। पहला पिलर है हिंदू कुश, जो पामीर पठार को क्या करके रखा है? खड़ा करके रखा है। दूसरा है एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सेकंड पिलर है। और इसका तीसरा पिलर इधर चल गया है, जिसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत बोलते हैं। कौन पर्वत बोलते हैं? कुनलुन पर्वत। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग चलेंगे तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो ये सब पामीर का भाग था। किसका भाग था? पामीर के पठार का भाग था। तो पामीर पठार का 3 पार्ट था। एक इधर वाला निकल गया, जिसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत, और इधर जो निकला इसको बोलते हैं हिंदू कुश सुलेमान, इसके बीच है खैबर दर्रा। और यहीं से 3 पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और आगे अगर चलिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा कैलाश पर्वत। कौन पर्वत मिलेगा? कैलाश पर्वत मिलेगा। तो इसी कैलाश पर्वत में बर्फ का क्या है? ग्लेशियर है। इसी कैलाश पर्वत में बर्फ का ग्लेशियर, और इसी बर्फ का ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है?
झीलों का निर्माण होता है। यहाँ से जो झील बना है इसी झील का नाम है मानसरोवर झील। तो यही इस कैलाश पर्वत से जो झील बना है उसका नाम क्या है, मानसरोवर झील है, जो कहाँ है, कैलाश पर्वत में। अब आपको पता चल गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसी कैलाश पर्वत के झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और इस तरह से सिंधु नदी यहां से आगे बढ़ के और ये सीधा कहां जाके मिलती है, अरब सागर में। तो यही नदी का नाम है सिंधु नदी। चलिए एकदम ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से एक पर्वत गया है जिसका नाम है हिमालय। अब जा रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी, यही है हिमालय पर्वत माला। और ये हिमालय पर्वत माला जिसको बोलते हैं हम लोग बृहत हिमालय, तो ये बृहत हिमालय का पार्ट है। और यहाँ देखिए नमचा बरवा ये चोटी है, और यहाँ एक चोटी है नंगा पर्वत, यहाँ चोटी का नाम है नंगा पर्वत यहाँ है, और नमचा बरवा यहाँ है। तो पूछेगा हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा और सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। बोलिए समझ में आ रहा है। तो सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नमचा बरवा और इसका नाम है नंगा पर्वत। तो ये बृहत हिमालय है। इसी हिमालय में बर्फ का ग्लेशियर मिलेगा, इसी बृहत हिमालय में बर्फ का ग्लेशियर मिलेगा। इसी कारण इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री बर्फ से ढका हुआ पर्वतमाला को हिमाद्री, यहाँ बर्फ का हिमालय है। अब सेकंड हिमालय है, इसको बोलते हैं बृहत हिमालय, बड़ा वाला हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय ये वाला है बृहत हिमालय। इसी के साथ से शुरू होता है एक और हिमालय, इसी में, इसको बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय, या इसको हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय। ये लघु हिमालय का पार्ट है। और इसी के नीचे और नीचे हिमालय आइएगा तो यही हिमालय है जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। कौन हिमालय है ये, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो बृहत मतलब जिसमें बर्फ का ग्लेशियर है, और सबसे बड़ा बड़ा चोटी आपको बृहत हिमालय में मिलेगा, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, बंदर पूछ, गौरी शंकर, कोमैट, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, इस सारा चोटी किस हिमालय में मिलेगा, तो बृहत हिमालय में मिलेगा। तो ये सबसे बृहत हिमालय है, इसी का नाम है बृहत हिमालय, मतलब बड़ा हिमालय। इसको हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं। और इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय बोलते हैं, है ना। तो हिमालय पार जो चोटी आपको नजर आ रहा है, देख लीजिए, हिमालय पार जो चोटी है तो उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांसपोर्टिंग मतलब माल को इधर से उधर ले जाना कहलाता है ट्रांसपोर्टिंग। तो पार हिमालय के बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। तो इधर वाला जो क्षेत्र है इसको 1 नंबर में देखिएगा, तो इधर है पर्वतमाला। इधर क्या नजर आएगा, पर्वतमाला। अब पर्वतमाला के बाद देखिएगा तो बीच में आपको क्या है, बीच में आपको मिलेगा, इधर ध्यान दीजिएगा, तो इधर जो है ये गंगा नदी है ना। कौन नदी है, गंगा नदी। और इधर से एक नदी और मिलती है इसमें जाके, और गंगा में जाके मिलती है जमुना। अब देखिए गंगा जमुना जहां मिलती है वहीं है प्रयागराज। क्या है वहां, प्रयागराज है, और वहीं कुंभ का मेला लगता है। तो आपको बता दें कि कुंभ का मेला प्रयागराज में, इसके अलावे कुंभ मेला 12 साल में प्रत्येक एक बार 4 जगहों पे लगती है। कुंभ मेला लगने का क्या कारण है, पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र को मंथन किया गया था, जो समुद्र था उसको मंथन किया गया था, और उस समुद्र से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न निकले थे, उसमें से 20 निकला था जहर, और उस जहर को शंकर भगवान ने ऋषिकेश में बैठ के पी गया। इसी कारण शंकर भगवान का मंदिर ऋषिकेश में मिलेगा, जिनका कंठ नीला होगा, नीलकंठ का मंदिर। इसके अलावे घड़ा में मिला अमृत, और उसी अमृत के लिए दानव और देवता में भयानक युद्ध होने लगा। और इसी अमृत का एक बूंद गिरा उज्जैन में, दूसरा बूंद गिरा नासिक में, तीसरा बूंद गिरा हरिद्वार में, और चौथा बूंद गिरा इलाहाबाद में। तो जहां जहां अमृत का बूंद गिरा है वहीं वहीं कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। ये 4 जगहों पे लगती है, याद करो मेरे साथ, नासिक, नासिक, उज्जैन, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद। तो उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे,
प्रयागराज पड़ता है गंगा यमुना के संगम पर, और हरिद्वार पड़ता है गंगा नदी के किनारे। तो इसी जगह पे कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में। तो सेकंड क्या है, इधर से जो नदी मिला है गंगा यमुना का नदी है, और उसके बाद आइएगा तो यहां से सांगपो नदी निकलती है। सांगपो, तिब्बत से सांगपो नदी निकल के, यही नदी यहां से अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न मारती है, और यू टर्न होकर सीधा ये जाती है असम। असम में सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक असम में सीमा बनाती है, और एक गंगा नदी की एक धारा में जाके मिल जाती है। और गंगा की यहाँ दो धाराओं में गंगा मिलती है, तो एक धारा में यहाँ हुगली मिलता है। हुगली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ बनाता है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और इसी सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें घुंघरेला होती है, और ये जड़ चक्रवात को रोकने में मदद करती है, सुंदरी वृक्ष की जड़ें। इसीलिए सुंदरवन को डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो यही सांगपो नदी है। और सांगपो नदी यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका नाम सांगपो पड़ा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी का नाम पड़ा जिसका नाम है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या पड़ा है, दिहांग नाम पड़ा है। और जब ये सदिया से धुबरी पहुंचती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहां पड़ा, असम में। लेकिन यहां जब डेल्टा बनाती थी इस तरह से नदी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के लोग, इनका नाम है जमुना नदी। कौन नदी है, जमुना नदी। बोलिए समझ में आ रहा है। इसके अलावे अगर देखिएगा तो एक और नदी है, इसी गंगा की एक शाखा जिसका नाम है हुगली। और हुगली में एक नदी निकलती है, हुगली में जाके एक नदी मिलती है जो लातेहार से निकलती है, झारखंड के लातेहार से जाती है और जाके हुगली में मिलती है। इसी नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन नदी है, दामोदर नदी। तो इधर जितना भी नदी तंत्र है यही मैदान बनाती है, क्योंकि नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है। और जलोढ़ मतलब जल में ओढ़ के, जल अपने मिट्टी को ओढ़ा के लाती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और पूरा मिट्टी इस मैदान में भर देती है, और इस मिट्टी को उपजाऊ भूमि बना देती है। और इधर देखिएगा तो आपको पूरा मिलेगा जलोढ़ मिट्टी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में कौन मिट्टी नजर आएगा, जलोढ़ मिट्टी। और इसी जलोढ़ मिट्टी के कारण सबसे ज्यादा भयानक खेती इसी मिट्टी में होता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी भारत का मैदानी भाग। तो यहां से लेकर यहां तक जो मैदान बना है, इसी का नाम है उत्तरी भारत का मैदान। बोलिए अब आपको समझ में आ रहा है कि उत्तरी भारत का मैदान कैसे बनता है। तो मैदान कौन बनाता है, नदी बनाती है, क्योंकि नदी अपने साथ क्या लाती है, तो जलोढ़ मिट्टी को लाती है, और जलोढ़ मिट्टी पूरे मैदान में बिछा देती है, जिसके कारण नदी के किनारे कृषि करना आसान होता है, और किसान लोग सबसे ज्यादा इसी नदियों के किनारे कृषि करता है। अब हम आपको बता देना ये चाहते हैं कि इधर हो गया उत्तरी भारत का मैदान, लेकिन आगे आइएगा तो आपको मिलेगा, इस क्षेत्र में ज्यादा जाइएगा तो इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा रेगिस्तान। और इधर है रेगिस्तान, राजस्थान और पाकिस्तान और गुजरात के कुछ क्षेत्र में, इसी का नाम है रेगिस्तान। और यहाँ जो रेगिस्तान है उसका नाम है थार रेगिस्तान। कौन रेगिस्तान है, ये थार रेगिस्तान है। तो इसी थार रेगिस्तान में बारिश कम होती है। जब दक्षिण पश्चिम का मानसून आती है तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम का मानसून केरल के तट में बारिश कराती है 350 सेंटीमीटर। उसके बाद जैसे जैसे मानसून ऊपर चलती 50 सेंटीमीटर बारिश कम होते जाती है। केरल में 350 सेंटीमीटर। इसीलिए मसालों की खेती कहाँ होती है, केरल में। मसालों का राज्य केरल को, मसालों का राजा लौंग को, मसालों की रानी इलायची को। केरल में सबसे ज्यादा बारिश, इसीलिए मसाला की खेती केरल में। फिर आगे आइए, ऊपर चढ़िएगा तो कर्नाटक में 300 सेंटीमीटर, आगे चलिए गोवा में 250 सेंटीमीटर, मुंबई में 200 सेंटीमीटर, गुजरात में 150 सेंटीमीटर, और राजस्थान में 50 सेंटीमीटर। और इसी कारण राजस्थान में पानी कम गिरती है, इसी कारण वहां कटीली झाड़ियां, कैक्टस और नागफनी जैसे प्लांट होते हैं। ऐसे जंगलों को हम लोग बोलते हैं जीरो फाइटा। क्या बोलते हैं, जीरो फाइटा का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहां कटीली झाड़ियां, कैक्टस और नागफनी प्लांट मिलेगा। कैक्टस, नागफनी, कटीली झाड़ियां, इस तरह का जहां पौधा मिलेगा, जो बारिश जहां कम होती है झाड़ी जैसा पौधा आएगा। कैक्टस कांटेदार वृक्ष हो जाएगा, क्योंकि पत्ती धीरे धीरे पानी के कारण सुखा के कांटा बन जाती है। इसीलिए कैक्टस और नागफनी प्लांट इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऐसे जंगलों को जीरो फाइटा कहते हैं। 0% बारिश तो जीरो फाइटा, कहानी खत्म हो गया। अब रेगिस्तान इधर है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। पहला में हम लोग क्या देखे, हिमालय,
दूसरा में देखें मैदान, पहला में हिमालय पर्वतमाला के बारे में, इधर जितना पर्वतीय क्षेत्र है, इधर मैदानी क्षेत्र है, और तीसरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। चौथा अगर देखा जाए तो चौथा हम लोग यहां से देखेंगे तो यही है दक्षिण भारत का पठार, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार बोलते हैं। यही है दक्कन का पठार। तो ये चौथा पार्ट है, इधर दक्कन का पठार है, ये इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। इसको क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार बोलते हैं। इनको दक्कन का पठार बोलते हैं, है ना। और इस पठार में खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज, सोना, चांदी, है ना, हीरा, मोती, कोहिनूर हीरा, सब इसी सब पठार में मिलता है। तो इसी का नाम है दक्षिण भारत का पठार, जिनको बोलते हैं दक्कन का पठार। तो ये है दक्कन का पठार है। कौन पठार है ये? दक्कन का पठार। और दक्कन पठार में सबसे अधिक ये वाला इलाका, दक्कन पठार का इलाका देखिएगा तो ये वाला इलाका जो कर्नाटक वाला क्षेत्र का इलाका देखिएगा तो यहाँ मिलेगा आपको सोना चांदी। कर्नाटक का कुर्गा जिला में सोना चांदी मिलेगा। और यही पठार अगर आप आइएगा गोलकुंडा तरफ तो गोलकुंडा तरफ मिलेगा कोहिनूर हीरा। कौन हीरा मिलेगा? कोहिनूर हीरा। तो हीरा गोलकुंडा के खान से और सोना चांदी कर्नाटक के कुर्गा जिला बनहट्टी की खान से। अब आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नीचे, ये चौथा पार्ट हो गया। चौथा में क्या है? दक्कन का पठार है। उसके बाद देखिएगा तो आपको नजर आएगा, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिए, तो इधर नजर आएगा पश्चिमी घाट। कौन घाट नजर आएगा? ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है ना। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, और पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पूर्वी घाट। कौन घाट मिलेगा? ये पूर्वी घाट मिलेगा इधर, है ना। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। बोलिए समझ में आ रहा है? ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, इसीलिए पश्चिमी घाट लगभग 1300 किलोमीटर पश्चिमी घाट की ऊंचाई है। नहीं सॉरी, 1300 नहीं है, कुछ ज्यादा होगा इससे, है ना। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। ये गलत है, 1300 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है ना। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1600 और 1300, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा। इसीलिए पश्चिमी घाट से जितनी भी नदी निकलती, सारी नदी डाउन किधर मार देती? पूर्वी घाट तरफ। चाहे गोदावरी नदी हो, चाहे कृष्णा नदी हो, चाहे कावेरी नदी हो, नदी निकलती है पश्चिमी घाट से, लेकिन गिरती जाके बंगाल की खाड़ी में। इसी नदी के कारण ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी घाट, ये टूटा फूटा घाट नजर आ रहा है। लेकिन खड़ी घाट कौन है? पश्चिमी घाट, खड़ी चट्टानों वाली घाट है। पूर्वी घाट टूटा फूटा घाट है क्योंकि नदी इसको क्या किया? तोड़ दिया। इधर से गोदावरी नदी तोड़ा है, इधर से कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारी नदी क्या बनाती है? इधर डेल्टा बनाती है। इसीलिए पूर्वी घाट आपको टूटा फूटा घाट नजर आएगा और पश्चिमी घाट खड़ी चट्टान जैसा नजर आएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग पहला देखें भारत का भौतिक स्वरूप, अगर देखिएगा इधर वाला हिमालय है, इधर मैदानी क्षेत्र है, इसको दूसरा, तीसरा रेगिस्तानी क्षेत्र, चौथा क्या देखें हम लोग? दक्कन का पठार, और पांचवा देखें तटवर्तीय क्षेत्र, और छठा अगर देखिएगा तो छठा आपको मिलेगा, छठा मिलेगा द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो इधर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार। तो इधर जो आप देखिएगा छठा, तो इधर आपको मिलेगा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा इधर, है ना। और इधर मिलेगा लक्षद्वीप। इधर कौन द्वीप मिलेगा? लक्षद्वीप। और इसी लक्षद्वीप, तो दो द्वीप और जोड़ दीजिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये द्वीप हो गया। यानी भारत के भौतिक स्वरूप को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। पहला बांटे हम लोग पर्वतीय भाग, दूसरा बोले हम लोग मैदानी भाग, तीसरा बोले रेगिस्तानी भाग, और चौथा बोल गए पठारी भाग, दक्कन का पठार, पांचवा तटवर्तीय क्षेत्र, तटीय मैदान, और छठा द्वीप, तटीय और द्वीप का क्षेत्र। तो आपको समझ में आ गया। आज यहीं तक। जय हिंद।